हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए, आज बच्चे हम डिस्कस करेंगे सीए इंटर ग्रुप 2 का एडवांस अकाउंटिंग का पेपर, जो कि आज ही हुआ है जुलाई 21 अटेम्प्ट में। ये न्यू कोर्स का पेपर है। हम ओल्ड कोर्स का भी डिस्कस करेंगे आपके साथ इस बार। ये न्यू कोर्स का पेपर है। पेपर इज ओके। आई थिंक इट्स एवरेज पेपर, नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट। एवरेज पेपर था। सम क्वेश्चंस आर डायरेक्ट और सम क्वेश्चंस आर ट्विस्टेड ऑल्सो। देयर आर 1 or 2 न्यू सम्स ऑल्सो। इसलिए मैं इसको इजी पूरा नहीं बोलूंगा, बिकॉज न्यू सम करना हर एक बच्चे के बस की बात नहीं होती। मेरे हिसाब से ये एवरेज पेपर था। टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, तो बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। जो भी क्वेश्चंस डाले गए हैं बड़े बड़े चैप्टर्स में से, बारिंग 1-2 क्वेश्चंस, सब ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर वो वाला सवाल आपने नहीं किया तो शायद आपका पूरा चैप्टर करा हुआ बेकार हो जाएगा। जैसे कंसोलिडेशन में हम लोग कितना पढ़ते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और कंसोलिडेटेड P&L पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन करते हैं, और वही कंसोलिडेटेड P&L उन्होंने पेपर में पूछ लिया। अब बात ये नहीं है कि वो मुश्किल सम था, बात ये है कि कर वही पाएगा जिसको CPL आता है, जो CPL तक पहुंचा होगा पेपर में रिवीजन करते टाइम। बिकॉज ज़्यादातर होते हैं कि चल CBSE आना है तो हम CBSE कर लेते हैं। हालांकि हम लोग तो सब कुछ कराते हैं, पर कौन वहां तक पहुंच पाता है। सिमिलरली अमेलगमेशन में आया है, उसमें से अपडेशन ऑफ बैलेंस शीट का सम आया है। नो डाउट बुक का क्वेश्चन था, पर बात फिर से वही है, जिसको अपडेशन का ध्यान था कि हमने अपडेशन का पॉइंट किया हुआ है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आए, अच्छे सवाल पूछे गए। इसलिए मैं कह रहा हूं एवरेज पेपर था। ना बहुत मुश्किल पेपर था, ना बहुत इजी पेपर था। 1-2 क्वेश्चंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के न्यू भी डाले गए हैं, जिसमें से एक तो आई थिंक इम्पॉसिबल है। शायद किसी को समझ ही नहीं आया होगा कि उसका करना क्या है। बात करेंगे उस पर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9 का सम था। वो आई डोंट थिंक सो कि कोई बच्चा सीए इंटर लेवल पे करके गया होगा। किया भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ से सलाम है उसको जिसने किया है वो क्वेश्चन सीए फाइनल का है। मैं चर्चा करूंगा उस पर आपके साथ। आइए एक बार क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चेक करते हैं। मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा। जो क्वेश्चंस में मुझे नया पॉइंट है मैं उसको जरूर डिस्कस करूंगा डिटेल में, पर जो पुराने क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट किताब से आए हैं उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, बिकॉज वो तो क्लासेस में ऑलरेडी चर्चा हो रखी होती है। हम उसके ऊपर बहुत डिटेल नहीं जाएंगे। पर जो न्यू क्वेश्चंस है मैं बुक से दिखा दूंगा। जो पुराने क्वेश्चन एज इट इज आए हैं वो सब बुक्स में होते हैं, मेरी बुक में भी है, इंस्टीट्यूट की बुक में है, हर टीचर की बुक में वो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। पर जो मेन फोकस रहेगा कि जो न्यू क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं उसके ऊपर बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। क्लियर है? इसलिए मैं इसको एवरेज पेपर का रैंक देता हूं। आइए जी। हमेशा की तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, और सारे का सारा क्वेश्चन कहां से आया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही आया है। आइए जरा, पहला क्वेश्चन है बच्चे AS7 का। ये न्यू सम है, ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, न्यू सम है बट इजी सम है। पढ़िए जरा ध्यान से। फॉलोइंग डेटा इज प्रोवाइडेड फॉर मेसर्स राज कंस्ट्रक्शन कंपनी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 85 लाख, मटीरियल इशू 21 लाख, आउट ऑफ विच मटीरियल कॉस्टिंग ₹4 लाख इज स्टिल लाइंग अनयूज्ड। बच्चे आपको तो मटीरियल कंज्यूम लेना होता है। आपके लिए मटीरियल कंज्यूम कितना है? 21 - 4 यानी कि 17 लाख। ये आप कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं। लेबर एक्सपेंसेस फॉर द वर्कर्स एंगेज्ड एट साइट 16 लाख, आउट ऑफ विच 1 लाख इज स्टिल अनपेड। कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटस्टैंडिंग वेजेस आते हैं तो ये 16 लाख ही रहेगा। आउट ऑफ विच 1 लाख अनपेड है, मतलब 16 लाख में वो 1 लाख जुड़ा होगा, ठीक है ना। ये 16 लाख ही आएगा। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 5 लाख बिल्कुल आएगी। ये एक नई बात थी। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट फॉर वर्क एग्जीक्यूटेड 7 लाख। आपने आगे कोई कॉन्ट्रैक्ट को सब कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस पर 7 लाख का खर्चा हुआ है। एडवांस आपने दिया है 4 लाख। बच्चे आपके लिए एडवांस रेलेवेंट नहीं है, आपके लिए है कि सब कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा कितना है? 7 लाख।
तो ये 7 लाख ही आएगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट दी हुई है 35 लाख, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना है और रेवेन्यू निकालना है। सो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगा, आइए जल्दी से करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। सो एक्चुअल कॉस्ट में 17 लाख का मटेरियल, 16 लाख की लेबर, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 5 लाख और सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 7 लाख। ये टोटल कितना बनता है, एक मिनट देखें जरा। सो ये बनता है आपका 17 प्लस 16 प्लस 5 प्लस 7 45 डिवाइडेड बाय 45 प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट है 35 80। सो ये 56.25% आता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ये न्यू सम था इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। 56.25% आता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मांगा है। सो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बहुत इजी है, टोटल है 85 लाख, उसका 56.25%। सो 85 का 56.25% 47.8125 लैक्स। क्लियर है। और साथ में कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज, तो कॉस्ट तो बच्चे यही रिकॉग्नाइज होगी ना 45 एक्चुअल कॉस्ट। हालांकि प्रॉफिट मांगना चाहिए था पर उसने प्रॉफिट नहीं मांगा है, वो कह रहा है कॉस्ट बता दो कितनी रिकॉग्नाइज होगी। तो कॉस्ट तो बच्चे एक्चुअल कॉस्ट यानी कि 45 ही रिकॉग्नाइज होगी। सो कॉस्ट का इसमें आंसर आएगा 45 लाख। ये 3 चीजें सवाल ने पूछी थी, ये एक नई बात थी। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दे दिया सवाल ने 7 लाख का और एडवांसेस पेड है 4 लाख। एडवांस थोड़ा ना हमारा खर्चा होता है, जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है वही आपका खर्चा होता है। क्लियर है। सो ये एक न्यू सम था बट मैनेजेबल सम था, कोई इतनी दिक्कत नहीं आई होगी इसमें। ठीक है, ओके जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 AS 24 और ये बुक का क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं था। ये कट कॉपी एंड पेस्ट पुराना ही सम था कि रोहिणी लिमिटेड है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर कार एंड कमर्शियल व्हीकल। द कंपनी इज वर्किंग ऑन ए स्ट्रेटेजिक प्लान टू क्लोज द प्रोडक्शन ऑफ पैसेंजर कार एंड टू प्रोड्यूस ओनली द कमर्शियल व्हीकल्स ओवर द कमिंग 5 years। वो कह रहा है पैसेंजर कार बंद करके हम सिर्फ कमर्शियल व्हीकल पे ही काम करेंगे, पर इसके लिए कोई प्लान नहीं बनाया। फॉर सेल ऑफ नीदर द डिवीजन नॉर इट एसेट्स। आपको पता है डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन होने के लिए डिस्पोज ऑफ होना जरूरी है, ठीक है ना। तो डिस्पोज ऑफ वो कह रहा नहीं हो रहा, ना ही कोई सिंगल प्लान बनाया है। एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोस्पेक्टिव प्लान इट विल रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ पैसेंजर कार बाय 20% एनुअली। It also plans to establish another new factory for the manufacture of commercial vehicle and transfer surplus employees in a phased manner. You are required to comment. If mere gradual phasing out itself can be considered a DCO? No. ये DCO नहीं होता क्योंकि सिर्फ phasing out से कुछ नहीं होता, dispose of होना चाहिए। If the company passes a resolution to sell some of the assets in the passenger car division and also to transfer few other assets to the, ये बच्चे वही पुराना क्वेश्चन है। सो ये बुक का ही क्वेश्चन है, मैं एक बार दिखा देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आया है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये क्वेश्चन हर टीचर की बुक में होगा, ये सिर्फ मेरी बुक में नहीं है प्लीज। सो ये ना कहना कि सर अपनी बुक से दिखा रहे हैं, तो मुझे तो अपनी से ही दिखाना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो ये हर एक की बुक में है। बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन है ये वाला। ये देखो पैसेंजर कार एंड कमर्शियल व्हीकल, देखो नाम भी नहीं चेंज कर पाया बेचारा। सो अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। सो पहले का आंसर नो, दूसरे का आंसर नो, तीसरे का आंसर यस है। वही 3 पार्ट सवाल में पूछे गए हैं। सो इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। वही पैसेंजर कार कमर्शियल व्हीकल सारा कुछ एग्जैक्टली सेम सवाल है, कोई चेंज नहीं किया गया। सो ये बुक का क्वेश्चन था तो इस पर ज्यादा चर्चा नहीं बनती बिकॉज हम क्लास में कर चुके होते हैं। इस वीडियो में हम कुछ अगर नई चीज पूछी जाएगी तो उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नया नहीं है। सी अगेन बुक का क्वेश्चन था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 का। क्या बताना था, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट विद रीजन वेदर द अबव इवेंट्स आर ट्रीटेड एज कॉन्टिंजेंसीज, एडजस्टिंग इवेंट्स और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। ये एक्चुअली बुक में 4 अलग अलग क्वेश्चंस हैं और एक एक नंबर में या सवा नंबर में उन्होंने इसको पूछा। पहला, अ सूट अगेंस्ट द कंपनीज एडवर्टीजमेंट वॉज फाइल्ड बाय अ पार्टी ऑन 5 अप्रैल क्लेमिंग डैमेजेस ऑफ 5 लाख। बच्चे ये कॉन्टिंजेंसी है, ये कॉन्टिंजेंसी है।
कि आपको अगर उसने केस कर दिया है, हो सकता है आपको पैसे देने पड़े. सो दिस इज कॉन्टिजेंसी. कंपनी सेंड्स अ प्रपोजल टू सेल एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर 45 लाख इन मार्च 2021. बुक वैल्यू है 30 लाख. हाउएवर द डीड वाज रजिस्टर्ड ऑन 15 अप्रैल. ये एडजस्टिंग इवेंट है, बिकॉज आपका प्रपोजल जो था वो बैलेंस शीट डेट से पहले ही हो गया था, बस आपकी डीड जो रजिस्टर्ड हुई है वो बाद में हुई है. ये बुक का ही क्वेश्चन है. टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी हैज डिसाइडेड बाय द एंड ऑफ मार्च बट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज वर अरेंज्ड इन मई. ये भी एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि आपकी बात पहले शुरू हो चुकी थी बैलेंस शीट डेट से पहले ही. थेफ्ट ऑफ कैश ऑफ 4 लाख वॉज डन बाय कैशियर इन द मंथ ऑफ मार्च बट वॉज डिटेक्टेड ऑन नेक्स्ट डे आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन अप्रूव्ड. ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है ना, क्योंकि ये इवेंट डिटेक्ट कब हुआ है? आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर्स. और एडजस्टिंग इवेंट कौन से होते हैं? बैलेंस शीट डेट से लेकर टिल द डेट बुक्स आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ अ कंपनी. सो ये मैनेजेबल सम था, इसमें कोई मुश्किल नहीं था. ठीक है, बुक में ये सारे पार्ट्स थे, अलग अलग तरीके से थे. मैं एक बार दिखा दूं आपको. अगेन वही बात है, ये सबकी बुक में ही होंगे. ठीक है ना, ये देखो, ये फर्स्ट का ही बी पार्ट आया हुआ है. अ सूट अगेंस्ट द कंपनीज एडवर्टीजमेंट वाज फाइल्ड बाय पार्टी क्लेमिंग डैमेजेस ऑफ 20 लाख. और देखो लिखा ही हुआ है डिस्क्लोज्ड विद द नेचर ऑफ कॉन्टिजेंसी, कि ये कॉन्टिजेंसी है. ठीक है ना. उसके बाद रिमेनिंग पार्ट्स भी यहीं कहीं होने चाहिए. ये एग्रीमेंट टू सेल रिमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, चलो छोड़ो. ठीक है ना, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, इसका क्या डिस्कस करना है, कुछ नया होगा तो डिस्कस करते हैं. AS 18 1 का D, ये अच्छा सम था, गुड क्वेश्चन. इसका फर्स्ट पार्ट नया था, सेकंड पार्ट बुक का था. मतलब एक एक क्वेश्चन, तभी मैं कह रहा हूं ना, इन्होंने बीच बीच में कुछ ना कुछ नया दिया है, तभी मैंने इसको एवरेज पेपर की संज्ञा दी है. कि ये इतना इजी नहीं था कि जो बच्चा सिर्फ क्वेश्चंस ही करके गया होता है उसके लिए मुश्किल होता है. इस तरह के पेपर करने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए. तभी हम क्लासेस में हमेशा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे जोर देते हैं, फिर हमारा दूसरा क्वेश्चंस के ऊपर जोर देते हैं. और आपको पता है 100% क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस करते हैं, पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि बीच बीच में न्यू चीजें उन्होंने पूछी हैं इस बार. जैसे ये डी का फर्स्ट पार्ट देखो, खुशी लिमिटेड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर हैप्पी फॉर रनिंग अ बिजनेस फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट पेबल टू द लेटर एवरी ईयर. एक के लिमिटेड है और एक मिस्टर हैप्पी है, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है. और एग्रीमेंट के तहत मिस्टर हैप्पी उसके बिजनेस को रन करेगा और बदले में फिक्स्ड अमाउंट पे करी जाएगी हर साल. The contract states that the day-to-day management of the business will be handled by Happy, while all financial and operating policy decisions are taken by board of directors of the company. Mr. Happy does not own any voting power in the Khushi Limited. आपको ये बताना है कि मिस्टर हैप्पी और खुशी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है या नहीं है. सो पैराग्राफ नंबर 3A 3B. 3A 3B में तो कंपनी और कंपनी रिश्तेदार होते हैं. 3C में रिलेटिव्स वगैरह सारे, है ना. सो प्लीज यहां यह सोचना था, मिस्टर हैप्पी के पास कोई वोटिंग पावर तो नहीं था, तो मिस्टर हैप्पी का ना तो कोई कंट्रोल है ना ही कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. सिर्फ एक बात सोचनी थी कि मिस्टर हैप्पी क्या KMP है या नहीं है, और तो कोई रिलेशन नहीं है. अदरवाइज तो मिस्टर हैप्पी इंप्लॉई लग रहा है, क्योंकि मिस्टर हैप्पी को तो सैलरी मिलनी है, फिक्स्ड अमाउंट पेबल है, और इंप्लॉई रिलेटेड पार्टी थोड़े ना होते हैं. उसके पास सिर्फ डे टू डे मैनेजमेंट के डिसीजन है, जबकि KMP होते हैं जिसके पास प्लानिंग, है ना, फाइनेंसिंग, ये सब चीजें, बड़े बड़े डिसीजन. वो कह रहा है बड़े ऑल फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस कौन ले रहा है? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लेंगे. तो मिस्टर हैप्पी इंप्लॉई है, मिस्टर हैप्पी KMP नहीं है, तो मिस्टर हैप्पी इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी. मिस्टर हैप्पी यहां रिलेटेड पार्टी नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन बुक का था कि श्री भानु अ रिलेटिव ऑफ KMP रिसीव्ड रेम्युनरेशन ऑफ 3.5 लाख फॉर हिज सर्विसेज इन द कंपनी फॉर द पीरियड दिस टू दिस. और 1 जुलाई को उसने सर्विस छोड़ दी. क्या ये रिलेटिव है? हाँ है,
बिकॉज हमने पढ़ा है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। इवन दो उसने सर्विस छोड़ दी 1 जुलाई को, पर साल के 3 महीने वो रिलेटिव था, तो बिल्कुल ये रिलेटिव माना जाएगा, बिकॉज पैराग्राफ 3D कहता है कि केएमपी और उसके सारे रिश्तेदार इस कंपनी के रिश्तेदार माने जाएंगे। सो ये तो बुक से ही आया था। एक बार देखें जरा कि बुक में कौन सा क्वेश्चन था, बट फर्स्ट पार्ट इसका न्यू था, जिसके अंदर उन्होंने एक नया क्वेश्चन बना के दिया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आया है, रिलेटिव ऑफ केएमपी रिसीव्ड रेम्यूनरेशन ऑफ 2.5 लाख फॉर हिज सर्विसेज फ्रॉम द पीरियड 1/4 to 30/4 और 1/7 को वो रिटायर हो गया। पर ये उसने सिर्फ 2 मार्क्स में ही पूछा होगा, 3 मार्क्स में पहला ही पार्ट था, और यही सजेस्ट करना था कि इन ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग कैसे होगी। तो सेकंड वाले का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, फर्स्ट वाले का डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो एम्प्लॉय की तरह है, वो मिस्टर जो भी है हैप्पी, वो रिलेटेड पार्टी नहीं लग रहा। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया? सो ये ध्यान रखिएगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। मैनेजेबल था, जो बच्चा अच्छे से पढ़ के गया उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 भी कोई इतना दिक्कत नहीं था। हाँ, 4D के फर्स्ट पार्ट में उसको सोचना पड़ सकता है। सो 3A 3B 3C 3D 3E 5 पैराग्राफ जो हम लोग पढ़ते हैं रिलेटेड पार्टी के, वो सारे के सारे आपको सोचने पड़ेंगे। ए और बी तो आएगा नहीं, वहां तो एक एंटिटी दूसरी एंटिटी की रिश्तेदार होती है। बी, सी और सी, डी और ई चेक करना था। सो उसके अंदर ये आंसर था। क्लियर है? सो मैनेजेबल था क्वेश्चन नंबर 1, कोई इतना मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2A आई थिंक आपके पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन था। पहली बार हुआ है कि बाय बैक का क्वेश्चन आपको 15 नंबर में पूछ लिया गया है, और ये बुक का क्वेश्चन था। सबसे बड़ी बात हम बुक में करते हैं सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2। ये लो मैं आपको दिखाई देता हूं। सो ये इंस्टीट्यूट के सम होते हैं बच्चे, हमारे नहीं होते, ये सबकी बुक में ही होते हैं। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, ये सबकी बुक में होते हैं ये क्वेश्चंस। आइए जी, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, 2 सिचुएशन वाला सम ये रहा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 पहले भी आया हुआ है May 17 में। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, वहां सीधा स्टैट्यूटरी रिजर्व और लोन फंड्स। तो ये क्वेश्चन चर्चा के लायक नहीं है। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। जिसने भी बायबैक का चैप्टर किया हुआ है, ढूंढना होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, वही 3 कंडीशंस हैं। सो ये इजी मैनेजेबल सवाल था, ये चर्चा के लायक सवाल नहीं है। आगे ये आरटीपी से आया है, जहां पे इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स की डेफिनेशन पूछी है, और उसके एक ही प्रैक्टिकल आरटीपी में दिया हुआ है इसका, और ये वहां से, ये एक्चुअली लॉ का टॉपिक है, पर चलो यहाँ आ गया है। तो आरटीपी में ये सम था। ये क्वेश्चन आई थिंक आरटीपी से आया। अच्छा, आई थिंक इस बार के आरटीपी के पिछले बार के आरटीपी, किसी आरटीपी में ये सम था। सो इसमें चर्चा लायक कुछ भी नहीं है। इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, अब इसको लॉ में पढ़ते हो, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन दिया गया है। लो जी, ये था वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप। और आपको याद है, मैं बताता होता हूं, अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एक ही सम है, और जब भी आता है वही आता है, और इस बार भी वही आया है। जिसने भी अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किया हुआ है वो आराम से इस क्वेश्चन को कर लेगा। सवाल ही एक है। ये देखो, अ पार्टनरशिप फर्म सी एंड कंपनी में पी और क्यू पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉसेज एच एंड कंपनी में क्यू एंड आर पार्टनर है। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अमेलगमेट कर लिया पी क्यू आर। और आपको याद होगा कि एक पार्टनर कॉमन होता है, और देखो यहाँ भी कॉमन है, पी और क्यू और आर में क्यू कॉमन है। हर क्वेश्चन में एक पार्टनर ये लोग कॉमन रखते हैं। दोनों की बैलेंस शीट दी हुई है, फिर गुडविल दी हुई है दोनों की। गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना, बहुत अच्छी बात है। कैपिटल अकाउंट के जरिए एडजस्टमेंट करनी, रिवैल्यूएशन दिया है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, स्टेट हाउ गुडविल वैल्यू विल बी एडजस्टेड, और बैलेंस शीट बनानी है, और लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट लगानी है। सो मैं एक बार दिखा दूं आपको कौन सा क्वेश्चन आया है पेपर में। सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। जिसने भी अमेलगमेशन, बच्चे फिर वही बात है, इजी किसके लिए होता है? जिसने सारे टॉपिक करे होते हैं। अब कोई पार्टनरशिप में अमेलगमेशन छोड़ के ही चला गया तो वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा ना। देखो ये वाला है क्वेश्चन नंबर 44, ये करंट अकाउंट्स वाला। टीज कैपिटल एज द बेस है कि दूसरा है? हाँ वही है।
ये आया जी, क्वेश्चन नंबर 44 आया है जुलाई 21 में। सो एक पॉइंट भी चेंज नहीं किया गया। तभी मैंने बोला ना, कुछ क्वेश्चंस हैं जो एज इट इज आए हैं, उन पे तो हम क्या चर्चा करेंगे, ठीक है। ये तो क्लास में चिल्ला चिल्ला के चर्चा करी होती है, ये चर्चा के लायक नहीं होते। चर्चा के लायक न्यू क्वेश्चंस होते हैं। सो जो भी बच्चा अच्छे से पार्टनरशिप करके गया वो ये क्वेश्चन आराम से कर पाएगा, उसको दिक्कत नहीं आएगी इसको करने में। सो 3A 15 मार्क्स का सम था। 3B बच्चे NBFC का, अगेन बुक का क्वेश्चन था। बुक में मैं हमेशा बोलता हूं ये सवाल सही नहीं है, अधूरा क्वेश्चन है और वो बार बार आ रहा है। सो मैं एक बार दिखा दूं कि ये पहले भी आया हुआ है पेपर में, न्यू क्वेश्चन नहीं था ये, ऑलरेडी ये पेपर में आ चुका है। पर ये है, ये चैप्टर सारे कवर करते हैं, चाहे छोटे से छोटा टॉपिक हो उसमें से भी ये क्वेश्चन जरूर देते हैं। सो ये आया जी क्वेश्चन नंबर 22, ये आया पेपर में क्वेश्चन नंबर 22। सो लिख लो इसके ऊपर जुलाई 21। सो ये आया है आपके पेपर में सिमिलर क्वेश्चन, यही नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट, सिर्फ इसके ऊपर प्रोविजन बनानी है, इसका तो कुछ भी नहीं करना होता सवाल में। सिर्फ इसके ऊपर जो रेट आपको लिखवाए हुए हैं 0 से 12 का, इतना 12 से 24 का, 10%, 30%, 70%, जहां तक मुझे ध्यान है, बिकॉज ये तो याद करने वाले रेट होते हैं, ठीक है ना। अप टू 12 महीने तक 0 होता है, उसके बाद 10%, 30%, 70% और 100% होता है, जहां तक मुझे याद है, ठीक है ना। ये रट्टे वाले रेट्स होते हैं। सो NBFC का 5 नंबर का वेरी इजी क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी था, क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी था। 1 अच्छा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस थे। 2, 3 में कुछ भी नहीं था, दोनों पार्ट्स इजी थे। 4A ये है बच्चे कंसोलिडेशन, और ये आया है सम किसके ऊपर, CPL के ऊपर। तो CPL का सम हम क्लास में एक ही कराते हैं, बिकॉज इंस्टीट्यूट की बुक में एक है, तो इसका हम एक ही सम कराते हैं। तो उन्होंने CPL के ऊपर 15 नंबर का सम पूछा है। ये मुश्किल नहीं था, फिर वही बात है, नया पॉइंट कोई नहीं है। CPL में कैसे नया पॉइंट आ सकता है, पहले मुझे बताओ। CPL तो सबसे इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। सो नया पॉइंट कोई नहीं था, बट क्वेश्चन अच्छा था। हो सकता है कुछ बच्चे इसको गलत करके आए हों, बिकॉज यहाँ मिड वे में शेयर्स को एक्वायर किया गया है, ये थोड़ा पंगेदार हो सकता था। सो ये क्वेश्चन में जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा होगा उनको दिक्कत आ सकती है। सो मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा बाद में, क्योंकि इसको समय लगेगा, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आपको क्लास में कराऊंगा। क्लियर है। तो ये CPL का सम था। अगर मैं होता तो मैं ये सम चॉइस में छोड़ देता पेपर में। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको दिक्कत आएगी, बिकॉज जो इंस्टीट्यूट का सम है उसमें दिक्कत नहीं है। रादर ये सम मेरी बुक में था, मैं करवाता नहीं था कि छोड़ो ये सम तो मुश्किल है, ये कहां से आ सकता है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, मैंने कटवाया हुआ है अब मैं करवा दूंगा। सो जो है सो है, मैंने डिस्कस नहीं किया था ये सम कि ये एक्चुअली ना ये CA फाइनल में आ जाता था, तो मुझे लगता था ये आया CA इंटर में तो नहीं आना चाहिए, पर उन्होंने मुझे झुठला दिया और ये सब मैंने एग्जाम में डाल दिया। कहाँ गया, मिल नहीं रहा। ये देखो ये वाला क्वेश्चन आया, ये 52, देखो कांटा लगा हुआ है, ये क्वेश्चन आया। मैं क्यों नहीं करवाता था, बिकॉज इसमें CPL भी है और इसमें बैलेंस शीट भी थी। पेपर सेटर ने बैलेंस शीट, मैंने पूछा इतना मुश्किल सवाल आ नहीं सकता, अब मैं ये कांटा हटा दूंगा और मैं ये करा दूंगा क्लास में। सो ये वाला क्वेश्चन आया है, मैं ये वाला डिस्कस करता था, क्वेश्चन नंबर 51। सो पेपर में आ गया 52। देखो कॉन्सेप्ट तो वही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट वही है, पर ये अगर मैं क्लास में भी कराता ना तो यहाँ पे सेम ही पॉइंट था कि 1/4/14 को शेयर्स अक्वायर करे हैं। अब कई सोच रहे होंगे सर इससे फर्क क्या पड़ता है। बच्चे फर्क ये पड़ता है कि अब आपको जो सेल वगैरह जोड़ने होते हैं ना, वो 9 महीने के जोड़ने होते हैं, 12 महीने के नहीं जोड़ने होते। जो हमने क्लास में, हम ये पॉइंट, ये एडवांस पॉइंट है, तभी मैंने इस पेपर को एवरेज बोला है, मैंने इसको इजी नहीं बोला। ये एडवांस पॉइंट पूछा गया पेपर में, ये हम CA फाइनल में डिस्कस करते थे, जब फाइनल में कंसोलिडेशन कराते थे। अब तो वहां इंड AS आ गए, जब फाइनल के ओल्ड कोर्स में अभी भी ये पॉइंट्स हम कराते हैं, जो बच्चे करते हैं, जो ओल्ड कोर्स में वो भी करते हैं, ये वहां हम ये डिस्कस करते थे। पर मुझे लगता था इंटर के लिए एडवांस पॉइंट है
कि इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में तो ये सब नहीं डाला, पर उन्होंने उठा के सीए फाइनल का क्वेश्चन डाल दिया, सीबीएस हटा दिया और सिर्फ आपसे सीपीएल पूछ लिया। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, आप दोनों को मिला के देख भी सकते हैं, सिर्फ फिगर्स को चेंज किया गया है, एक शब्द सेम है। इन्वेंट्री देखो क्लोजिंग की गिवन है, यहाँ भी 31/12/14 की और 31 दिसंबर 14 की बैलेंस शीट, और यहाँ भी देखो 31 मार्च 21 क्लोजिंग की बैलेंस शीट है। सो ये क्वेश्चन नंबर 52 डाल दिया इन्होंने, तो मैं इसका सेपरेट सोल्यूशन अपलोड करूंगा विद इन नेक्स्ट वीक। पेपर हो लेने दो पेपर्स के बाद, ठीक है ना। सो नहीं तो बच्चे देखने लग जाते हैं, तो इसका मैं सेपरेट सोल्यूशन अपलोड करूंगा। मैं होता आपकी जगह तो मैं ये क्वेश्चन चॉइस में छोड़ सकता था, क्योंकि इसमें दिक्कत आएगी आपको। हमने सीधा क्लास में ये डिस्कस ही नहीं किया था ये पॉइंट। हम तो सीपीएल का एक छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं कि चलो सीपीएल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक क्वेश्चन है वो वही पहले पेपर में भी आया हुआ है। सो मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ये क्वेश्चन हमने नहीं किया हुआ था, ठीक है ना। हाँ, बुक में था, मैंने नहीं करवाया था फ्रेंकली स्पीकिंग। सो ये चॉइस में छोड़ सकते थे आप ये क्वेश्चन पेपर में। अब मुझे नहीं पता किसने छोड़ा किसने नहीं छोड़ा, पर ये क्वेश्चन अच्छा था, मैं इसका सोल्यूशन अलग से अपलोड कर दूंगा। ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ी दिक्कत लगी, क्वेश्चन नंबर 5B, ये न्यू क्वेश्चन था। आइए जरा देखते हैं, ये है कंसोलिडेशन के ऊपर ही है, तो कंसोलिडेशन से पूरा 20 नंबर का पेपर पूछा गया, पर ये न्यू क्वेश्चन था। लॉन्ग लिमिटेड अक्वायर्ड 60% स्टेक इन शॉर्ट लिमिटेड फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 112 लाख। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शॉर्ट लिमिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल 100 लाख, रेवेन्यू रिजर्व 40 लाख, बैलेंस इन P&L 30 लाख। तो नेट एसेट्स दिए हुए हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट कंसोलिडेशन तो साल के लास्ट में होता है और गुडविल कैलकुलेशन डेट ऑफ परचेज पे होता है, तो गुडविल कैलकुलेशन पे तो कोई इंपैक्ट ही नहीं है। ये लैंग्वेज सही नहीं है। गुडविल क्योंकि डाटा दिया है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन का, और हमने क्लास में पढ़ा हुआ है कि गुडविल का कैलकुलेशन भी किस दिन होता है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ही होता है। गुडविल का कैलकुलेशन भी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ही होता है। तो ये कंसोलिडेशन वाले दिन पूछने का कोई अर्थ नहीं बनता। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम क्लास में करते होते हैं। इन्वेस्टमेंट हेल्ड कितनी है, 112 लाख, माइनस नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 100 + 40 + 30 का 60%। हम कोई एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट नहीं करेंगे इसका। सो 102, तो गुडविल आ रही है जी 10 लाख की, ए पार्ट का आंसर। बी पार्ट मुझे कंफ्यूज कर रहा है। इफ लॉन्ग लिमिटेड शोड द इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एट अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 104 लाख, ये क्या मतलब है। सवाल में लिखा है कि आपने कंसिडरेशन पे किया है 112 लाख, वो कह रहा है कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालो। इफ लॉन्ग लिमिटेड शोड इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एट कैरिंग अमाउंट ऑफ 104 लाख। बच्चे ये तभी पॉसिबल है अगर आपको कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला हो तो, बिकॉज इन्वेस्टमेंट 112 लाख की 104 लाख पे कब आएगी, जब आपको प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला होगा। मैं कहता हूं इवन देन आपकी गुडविल तो 10 लाख ही रहेगी, बिकॉज गुडविल किस दिन कैलकुलेट होती है, डेट ऑफ एक्विजिशन पे। बाद में आपको प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जरूर चेंज होती है, पर आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी तो चेंज हो जाता है ना, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी तो चेंज हो जाता है। तो गुडविल ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ये 10 लाख ही रहनी चाहिए, पर ये मुझे लैंग्वेज को इतनी अच्छी नहीं लगी। ये हल्के स्तर का सम था, न्यू सम था पर हल्का था। फिर कह रहा अगर 92 लाख है तो अब कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, तो 92 माइनस 102, तो 10 लाख का कैपिटल रिजर्व। सो ये न्यू क्वेश्चन तो था, पर स्तर इसका थोड़ा हल्का था, कोई बहुत अच्छे स्तर का सम ये नहीं था। सो ये क्वेश्चन वैसे भी चॉइस में ही छोड़ना, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी ये वाले पॉइंट में आपको दिक्कत आई होगी कि वो क्या कह रहा है। क्लियर है। सो ये क्वेश्चन चॉइस में छोड़ने लायक था, छोड़ना चाहिए था। मुझे नहीं पता क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे। सो ये क्वेश्चन चॉइस में छोड़ने लायक था। चलिए एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अमेलगमेशन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5A अमेलगमेशन। ब्लैक लिमिटेड, व्हाइट लिमिटेड 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट दी हुई है दोनों की। फिर वो कह रहा है 1 जुलाई को टेक ओवर किया। अपडेशन ऑफ बैलेंस शीट, अपडेशन ऑफ बैलेंस शीट। मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे अपडेशन के, एक पेपर में नहीं, रादर 3 कराए थे, एक पेपर में आ गया। कौन सा आया है मैं आपको दिखा देता हूं। बहुत इजी क्वेश्चन था। इजी मतलब जिन्होंने किया हुआ था उसके लिए इजी था, वैसे तो ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है।
जिन्होंने किया होता है उसके लिए इजी होता है। तो कंपनी ने डिविडेंड दिया, परचेज कंसिडरेशन एट पार पे सेटल होगा, वो कह रहा था नंबर ऑफ शेयर्स बताइए, तो ये नेट एसेट बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते थे या इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते थे। सर दिखाओगे कौन सा क्वेश्चन आया है? दिखा देते हैं जी। उसमें लिखा हुआ था इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड लगाना है, इन्होंने यहां लिखा नहीं हुआ कि इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड लगाना है। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि आपको पता लग जाए कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ गया अमेलगमेशन? सो यहाँ अपडेशन ऑफ बैलेंस शीट का हेडिंग भी मैंने दिया होगा क्लास में, बुक में दिया होगा। सो अगेन मुश्किल क्वेश्चन था ये। हाँ, जिन्होंने किया था वो तो कहेंगे बुक का क्वेश्चन था, पर जिन्होंने नहीं किया था उनके लिए ये देखो अपडेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये वाला सम आया है 42। सो एज इट इज तो नहीं था, एक दो पॉइंट्स अलग थे। देखो यहाँ भी डिविडेंड है, यहाँ भी गुडविल है, सेम, बाकी सारे बातें सेम थी। ये देखो सारे पॉइंट सेम थे। एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया हुआ था 3 महीने का, तो यहाँ भी आपको प्रॉफिट दिया हुआ था, दोनों कंपनियों ने डिविडेंड दिया, गुडविल है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू उन्होंने चेंज करी, स्लाइड चेंज है, उन्होंने पीपी की वैल्यू चेंज करी, और आंसर 4 पार्ट्स में पूछा गया, बस ये फर्क था। तो वो चारों पार्ट्स हम इस क्वेश्चन में करते हैं, बस यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे पीसी निकालनी थी, लिखा हुआ था। आई थिंक इस सवाल में लिखा नहीं हुआ, तो आप नेट एसेट मेथड लगा सकते हैं। वो कह रहा था पार पे शेयर इशू करके वो पीसी इशू करेगा, तो आप नेट एसेट मेथड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही लगेगा इसमें रादर। सो ये एक पॉइंट इसमें नया डाला गया था कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को 1,20,000 अबव द डेप्रिशिएटेड बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ टेक ओवर, तो डेप्रिसिएशन लगा के प्लस 1,20,000 करना था ऑन द डेट ऑफ टेकन ओवर। तो ये आपके उसमें नेट एसेट मेथड में काम आएगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने कराए हुए हैं, सो ये आप क्लास में देख लीजिएगा क्वेश्चन एक बार। सो ये बुक का ही क्वेश्चन था, बट बात वही है, ये टिपिकल सम था, जिनको अपडेशन आता था वही कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। जिनको थोड़ा बहुत याद था कि हाँ ये क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, तभी मैं बोल रहा हूँ ये एवरेज पेपर था। एक बायबैक का सम, एक पार्टनरशिप का सम, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 सम सीधे थे। क्वेश्चन नंबर 1 में भी दिक्कत आ सकती है, 4 तो मैं कह रहा हूँ छोड़ ही देना चाहिए था। 5A में जिसने किया हुआ था उसके लिए इजी था, बाकियों के लिए मुश्किल था। ये तो बच्चे बैंकिंग का सम है, इस पे तो मैं क्या चर्चा करूं। बैंकिंग का P&L मांगा है 10 नंबर में, और इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। ये एक कस्टमर टू होम 5 लाख वाज एडवांस्ड, यही क्वेश्चन बार बार आता है, पता नहीं इनको क्या हो गया है। बैंकिंग के ऊपर ये नया क्वेश्चन बनाते ही नहीं है, वही क्वेश्चन बार 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 पूछते रहते हैं। पहले भी कई बार पेपर में आ चुका है, इंस्टीट्यूट की बुक में भी है, हमारी बुक में भी है, सबकी बुक में होगा ये क्वेश्चन। ये वाला अ कस्टमर टू होम 10 लाख हैज बीन एडवांस्ड, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, ये आया पेपर में। सो इस पे तो क्या चर्चा करें। बैंकिंग आई थिंक सबसे इजीएस्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का, उसमें कोई इतनी दिक्कत होती नहीं है ना। ओहो, ठीक है जी। सो इसका ए पार्ट भी ओके था जिन्होंने किया हुआ था उनके लिए, बी पार्ट तो 10 नंबर का बैंकिंग था। आइए जी क्वेश्चन नंबर 6, ये सबसे बढ़िया सवाल था आपके पूरे पेपर का। आंसर एनी 4, और पहला क्वेश्चन पूछा गया AS 22। अगेन ये क्वेश्चन CA फाइनल में आ चुका है, सो मैं इसको डिस्कस कर देता हूं आपके साथ कि ये सवाल क्या है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर स्टेटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ दीप लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, जिन्होंने AS 22 किया हुआ है आराम से ये सवाल हो सकता था, जिन्होंने भी AS 22 किया हुआ है। देखो फाइनल से उठा उठा के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि फाइनल में तो अब इंडे एस आ गए ना, सो वो सब चीजें ये लोग यहाँ डाल देते हैं। सो डेफर टैक्स लाइबिलिटी दिया है, डेफर टैक्स एसेट दिया है, सो DTL दिया हुआ है और DTA दिया हुआ है। DTL है 28, DTA है 14। वैसे तो हम कहते होते इनको नेट कर दीजिए, पर उन्होंने अलग अलग दिया है। मांगा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द इम्पैक्ट ऑफ अबव आइटम्स ऑन डेफर टैक्स एसेट एंड डेफर टैक्स लाइबिलिटी। वो कह रहा है इनका इम्पैक्ट बताना है DTA और DTL पे। आइए पढ़ते हैं। डेप्रीसिएशन एज पर बुक 70 लाख,
वेयर एज डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पज 42 लाख। देयर वर नो एडिशन टू फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर। सो बच्चे अकाउंट्स 70 लाख की डेप्रिसिएशन देगा, टैक्स 42 लाख की डेप्रिसिएशन देगा। सो आपको पता है डेप्रिसिएशन टाइमिंग डिफरेंस है। सो टैक्स वाले आज कम डेप्रिसिएशन दे रहे हैं। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। अगर टैक्स वाले आज कम डेप्रिसिएशन दे रहे हैं तो यहां दो आंसर हो सकते हैं। यहां तो उन्होंने पहले डेप्रिसिएशन ज्यादा दे दी होगी, अब कम दे रहे हैं, या अब कम दे रहे हैं और आगे ज्यादा दे देंगे। क्योंकि मुझे पिछला इतिहास नहीं बताया गया, क्वेश्चन को बताना चाहिए था। करेक्ट तरीका होता है कि डेप्रिसिएशन के रेट दे, ओपनिंग बैलेंस दे, वो कुछ भी नहीं दिया हुआ। अगर टैक्स वाले आज कम डेप्रिसिएशन दे रहे हैं तो इसके दो कारण हैं। या तो इतिहास में उन्होंने ज्यादा डेप्रिसिएशन दी है, तो तब आपने डीटीएल बनाई होगी और आज उसका रिवर्सल हो जाएगा। और अगर आज वो कम डेप्रिसिएशन दे रहे हैं और आगे ज्यादा देंगे तो फिर आपको डीटीए बनाना पड़ेगा। तो मैं सेकंड नॉर्मल सोल्यूशन के साथ जाता हूं कि इसके ऊपर डीटीए बनना चाहिए। कितना? 70 माइनस 42 और टैक्स रेट कितना है? 40%। वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, डीटीए के नीचे ऐड करना है। 70 माइनस 42 और टैक्स रेट कितना है? 10%। तो डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स थी 70 लाख, टैक्स वाले कम डेप्रिसिएशन दे रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूं आगे जाके ज्यादा दे देंगे, तो आगे मौसम सुहावना है तो डेफर टैक्स एसेट बनाइए। एक्सपेंसेस डिसअलाउड इन 1920 एंड अलाउड फॉर टैक्स पर्पज इन 2021। पिछले साल टैक्स ने डिसअलाउ कर दिए थे, अकाउंट्स में अलाउ हुए होंगे पिछले साल, और इस साल वो अलाउ कर रहा है। तो पिछले साल जब डिसअलाउ किए होंगे तो आपने डीटीए बनाया होगा, बिकॉज आगे जाके अलाउ होगा। तो ये रिवर्सल ऑफ डीटीए होगा। कितना? 14 लाख का 10%, ये माइनस होगा, ये वाला ऐड होगा, अगले वाला माइनस होगा। डीटीए का रिवर्सल, डीटीए का रिवर्सल होगा ये। ठीक है, समझ गए ना? पिछले साल ये खर्चा डिसअलाउ किया गया था और अगले साल इसको अलाउ किया गया, अपने साल अलाउ कर दिया गया। तो पिछले साल जब डिसअलाउ किया गया होगा तो आपने डीटीए बना दिया होगा ना इसका, तो इस साल उसकी रिवर्सल हो गई, तो डीटीए आपका कम हो जाएगा। ठीक है, आगे शेयर इशू एक्सपेंसेस अलाउड अंडर सेक्शन 35D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर द ईयर 2021, 1/10 ऑफ 70 लाख इनकर्ड इन 1920। बच्चे शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट्स में एक ही बार में राइट ऑफ हो जाते हैं, जबकि वो कह रहा है इनकम टैक्स ने 10 साल में उसकी डिडक्शन देनी है। यही वो कह रहे हैं, 1/10 ऑफ 70 लाख इनकर्ड इन 1920। सो इनकम टैक्स में पीछे आपने इसका डीटीए बनाया होगा, बिकॉज ये खर्चा कब किया गया है? दोबारा पढ़ो। शेयर इशू एक्सपेंसेस अलाउड अंडर सेक्शन 35D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर द ईयर 2021, 1/10 ऑफ 70 लाख इनकर्ड इन 1920। पिछले साल खर्चा किया गया था, पिछले साल खर्चा किया गया था, तो पिछले साल 1/10 अलाउड हो गया, 9/10 आने वाले सालों में अलाउ होगा, तो उस 9/10 का आपने पिछले साल डीटीए बना दिया होगा, क्योंकि इसका अलाउ आगे जाके होना है। अकाउंट्स में तो उसी टाइम डिडक्शन मिल जाती है, टैक्स इसको डिसअलाउ कर देता है। तो यहां 70 का 1/10, 7 लाख का इंटू अगेन 40%, टैक्स रेट 40% है ना, ये भी डीटीए का रिवर्सल है। पिछला टैक्स रेट भी 40% है, ये भी डीटीए का रिवर्सल होगा। क्यों सर? फिर बता रहा हूं, पिछले साल ही डीटीए इसका बन गया होगा, इस साल तो इसकी रिवर्सल होनी है। आगे, रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी वर मेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 140 लाख एंड वॉज स्प्रेड ओवर द पीरियड 2021 एंड 2022 इक्वली इन द बुक्स। अकाउंट्स 2 साल में डिडक्शन दे रहा है, जबकि टैक्स ने सारी डिडक्शन अपने साल ही दे दी। 2021 ही है ना अपना साल। यस, टैक्स ने एक सेकेंड एज, हाँ ठीक है, 2021 ही है। इस साल आपने खर्चा किया 140 लाख का और उसको 2 साल में इक्वली स्प्रेड कर दिया अकाउंट्स में, जबकि टैक्स ने आज ही आपको अलाउ कर दिया सारा, तो आगे अलाउ नहीं करेगा ना जब आप अगले साल मांगेंगे। तो इसके ऊपर डीटीएल आपको बनानी पड़ेगी। 140 का आधा, 70 का 40%, तो ये डीटीएल में प्लस होगा, ये करना था। सो जिन्होंने भी AS 22 किया हुआ है उनके लिए ये सम ठीक था, बाकियों के लिए ये सम मुश्किल था। सो मैं बता दूं कि डीटीएल में कोई बदलाव, डीटीएल में सिर्फ एक ही बदलाव हुआ कि डीटीएल ओपनिंग में आंसर कितना दिया हुआ था? 28,
प्लस होगी DTL 70 का 40%। सो ये आपका DTL का आंसर है। ये समझ गए कि आपने अकाउंट्स में रिपेयर कराई, 2 साल में राइट ऑफ करेंगे 70 और 70। टैक्स ने सारी डिडक्शन इसी साल, एक ही साल में दे दी, अपने साल में। तो जब आप अगले साल 70 की डिडक्शन मांगने जाओगे, मैं कह रहा हूं टैक्स कितना अच्छा है, मैंने उसको बोला 70 की डिडक्शन दो, उसने 140 की डिडक्शन दे दी, पर आगे छीन लेगा ना, फ्यूचर अच्छा नहीं है, लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी। सिमिलरली शेयर इशू एक्सपेंसेस पिछले साल इनकर किए थे 1920 में 70 लाख के, 1/10 हर साल राइट ऑफ होने हैं। सो पिछले साल टैक्स ने डिसअलाउ कर दिए होंगे, तो हमने पिछले साल इसका डीटीए बना दिया होगा, पिछले साल हमने इसका डीटीए बना दिया होगा कि हाँ ठीक है, टैक्स वाले आगे अलाउ करेंगे तो हम इसका डीटीए बनाएंगे। अब ये डीटीए जाके रिवर्सल होना शुरू होगा। सो डीटीए का आंसर कितना है? डीटीए में ओपनिंग बैलेंस कितना है? 14। सबसे पहले पहला पॉइंट था डेप्रिसिएशन, तो मैंने कहा था मैं दूसरे वाला अजम्पशन ले रहा हूं कि टैक्स वाले आगे जाके ज्यादा डेप्रिसिएशन देंगे, तो डीटीए बनना चाहिए इनटू 40%, क्योंकि टैक्स रेट 40% है। फिर पिछले साल एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो गए थे और इस साल उसको अलाउ कर दिया गया, तो रिवर्सल कितना? 14 का 40% रिवर्सल ऑफ डीटीए। और लास्ट में भी रिवर्सल है, 1/10 ऑफ 70, 7 का 40%। ये आपके आंसर बनते हैं, क्योंकि टैक्स रेट है तो टैक्स रेट से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है ना। ये आपके आंसर बनते हैं। सो ये अच्छा सवाल था, हमने इतने अच्छे से क्लास में समझाया हुआ है कि आप ये क्वेश्चंस कर सकते थे। मुश्किल सवाल नहीं था ये, क्योंकि डीटीए वाले में तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना, वो आपसे कोई भी ट्रांजैक्शन दे सकते हैं, आपको इसको समझना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? सो मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया है, आई होप सो आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, सो ये न्यू क्वेश्चन था, अगेन न्यू मतलब बुक में नहीं था, पर कॉन्सेप्ट तो ये कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है, ये आप कर सकते थे। ये तो बच्चे लिक्विडेशन का सम है, मैं ये क्वेश्चन बुक में डाला हुआ है, मैं ये तो वैसे ही करा देता हूं, पर ये याद है आपको हम कराते होते हैं डिफरेंट पेड अप वैल्यू और डिफरेंट फेस वैल्यू। वो कह रहा है आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑल लाइबिलिटीज 32 लाख बचा है, बताओ सरप्लस मनी शेयर होल्डर्स में कैसे बटेगी। तो इसके ऊपर हम स्पेशल छोटे छोटे सम कराते होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कौन सा क्वेश्चन पेपर में आया है। ये पहली बार आया है, कराते हैं हम हर साल है डिफरेंट फेस वैल्यू डिफरेंट पेड अप वैल्यू, बट ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है। मैं आपको दिखाता हूं लिक्विडेशन कहाँ गया। सो ये छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चंस हमने रखे हुए हैं, उनमें से एक आ गया, पता नहीं कैसे पेपर में, कहाँ गया। ऊपर ही है कहीं, ये रहा। लिक्विडेटर इज लेफ्ट विद 2,20,000 आफ्टर पेइंग ऑफ द क्रेडिटर्स। यहाँ दोनों इक्विटी शेयर हैं, एक प्रेफरेंस शेयर है, उसमें प्रेफरेंस शेयर नहीं है, उसमें तीनों इक्विटी शेयर हैं, तो वो ज़्यादा इजी है, वो ज़्यादा इजी है, उसमें तीनों ही इक्विटी शेयर हैं। ये देखो, इस तरह का सम पूछा है उन्होंने। सो ये क्वेश्चन तो बच्चे इजी था, सिंपल। वो वर्किंग नोट बनाना था, कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज निकालना था, और डिफरेंट फेस वैल्यू के केस में कैसे करना है हमने ये क्लास में चर्चा करी हुई है। ये क्वेश्चन इजी था, इसको मैं इजी सवाल में रखूंगा। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। हाँ, जिसने नहीं किया, हो सकता है किसी ने फेस वैल्यू सेम वाले ही सम किए हो, डिफरेंट फेस वैल्यू वाला किया ना हो, उसको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। ये था वो क्वेश्चन नंबर 6C जो न्यू सम था, और मेरे हिसाब से ये आम बच्चे से तो शुरू भी नहीं होगा। हाँ, किसी ने किया हो, किसी टीचर ने कराया हो क्लास में, बड़ी अच्छी बात है। मैंने नहीं कराया हुआ था, ये सीए फाइनल में आया हुआ है। मई 2015 सीए फाइनल के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। एक्चुअली ये बच्चे एडवांस पॉइंट होते हैं। सो इंस्टीट्यूट हमें जितने पॉइंट्स बोलते हैं हम वो सारे कराते हैं। ये कुछ एडवांस चीजें होती हैं वो पूछ लेते हैं पेपर में। सो ये क्वेश्चन सीए फाइनल से आया,
मई 2015 सीए फाइनल में ये पूछा गया था और ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है। मैं एक बार पढ़ूंगा इसको। ए लिमिटेड सेल्स गुड्स विद अनलिमिटेड राइट ऑफ रिटर्न टू इट्स कस्टमर्स। वो कह रहा है आप गुड्स को वापस भी कर सकते हैं, ठीक है ना, सेल रिटर्न। फॉलोइंग पैटर्न हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन रिटर्न ऑफ सेल। टाइम फ्रेम ऑफ रिटर्न फ्रॉम डेट ऑफ परचेज, मतलब वो व्यक्ति जिस दिन परचेज करता है बिटवीन एक महीने 0 to 1 मंथ के बीच में 6% ऑफ सेल रिटर्न आ जाती है। परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव सेल, टोटल सेल का 6% वापस आ जाती है एक महीने के अंदर अंदर। 1 से 2 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 1 महीने के बाद और 1 से 2 महीने के अंदर अंदर 7% सेल वापस आती है। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर 8% सेल वापस आती है, इसके बाद वापस नहीं आती। ये उसके कहने का मतलब है। टाइम फ्रेम ऑफ रिटर्न फ्रॉम डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज से 1 महीने के अंदर अंदर 6% वापस आ सकती है, 2 महीने के अंदर अंदर 7% वापस आ सकती है, 3 महीने के अंदर अंदर 8% वापस आ सकती है। कंपनी हैज मेड सेल ऑफ 36 लाख इन द मंथ ऑफ जनवरी, 48 लाख इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी एंड 60 lakhs इन द मंथ ऑफ मार्च। सो ये 3 महीने की आपको सेल दी हुई है। टोटल सेल्स फॉर फाइनेंशियल ईयर हैव बीन 400 लाख और कॉस्ट ऑफ सेल है 320 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड एंड रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ऑन 31 मार्च। बच्चे इधर देखो जरा, इस तरह का सम है। एक सेकंड, मुझे ना इसको उधर ट्रांसफर कर लेने दो, मैं आपको इसको प्रॉपरली करा देता हूं। क्योंकि ये जो न्यू क्वेश्चन है वो तो हमें डिस्कस करना ही पड़ेगा ना, वैसे भी आगे भी आ सकता है, ये कोई पहली और आखिरी मर्तबा तो है नहीं। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 6C। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 महीने की आपको सेल दी हुई है, जनवरी, फरवरी और मार्च। 3 महीने की सेल दी हुई है ना। जनवरी में आपकी सेल है 36 लाख, फरवरी में सेल है 48 लाख और मार्च में सेल है 60 lakhs। क्लियर है? वो कह रहा है टाइम फ्रेम ऑफ रिटर्न फ्रॉम डेट ऑफ परचेज। अच्छा, मांगा क्या है? वो कह रहा है पहले तो अमाउंट ऑफ प्रोविजन बताओ और रेवेन्यू बताओ। बच्चे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है एज पर AS9 और एज पर AS9 फुल सेल इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोवाइडेड 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। याद है? सेल ऑफ गुड्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करने के कितने कंडीशंस थे? 3। ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन। वो तीनों कंडीशंस के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो हम बोलेंगे पूरी सेल ही रिकॉग्नाइज होगी ना। तो यही आपका रेवेन्यू है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज बताओ। 36 + 48 + 30, सो 144 लाख की आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। फिर ये प्रोविजन क्या मांग रहा है सवाल में? बच्चे, ये प्रोविजन फॉर सेल रिटर्न होती है, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन सेल रिटर्न। कि अगर आपको लगता है कि सेल रिटर्न आ सकती है तो फिर उसके ऊपर जितना प्रॉफिट है उसकी आपको प्रोविजन बनानी पड़ेगी। ये प्रॉफिट की प्रोविजन होती है, एडवांस पॉइंट है ये प्रॉफिट की प्रोविजन होती है और ये बनती है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 29 बिकॉज दिस इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। और आपको अनुमानित बेसिस पे प्रॉफिट की प्रोविजन बना के दिखानी थी। सो ये नई चीज थी ये, ठीक है ना। सो रेवेन्यू 144 लाख पे रिकॉग्नाइज होगा, प्रोविजन बनती है, प्रॉफिट की प्रोविजन बनती है, जितना प्रॉफिट हमें लगता है रियलाइज नहीं होगा। अब वो देखो क्या कह रहा है, 1 महीने के अंदर क्यूमुलेटिव सेल का 6% वापस आ जाता है। अब बच्चे, जो जनवरी की सेल है उसको तो 3 महीने हो गए, फरवरी की सेल को 2 महीने हो गए, मार्च की सेल को 1 महीना ही हुआ है। तो इसका मतलब मार्च की सेल आने की संभावना वापस आने की है, बिल्कुल है। तो यहां मैं लिखता हूं 60 लाख की सेल वापस आने की संभावना है। समझ गए?
ये हो गया, यहां पे लिखते हैं आपकी क्यूमुलेटिव सेल। तो 0 to 1 में 60 लैक्स का 8% वापस आने की संभावना है ना। तो क्यूमुलेटिव सेल आपकी कितनी हो गई? 60 लैक्स। तो 60 लैक्स का कितने परसेंट वापस आने की संभावना है? 8%। सो रिटर्न कितना है? 8%। सो बताओ आपकी सेल रिटर्न कितनी आने की संभावना है? क्योंकि इसी का ही 1 महीना बचा है, बाकी के तो 2 महीने हो गए, फरवरी के 2 हो गए, जनवरी के 3 हो गए, मार्च 60 लास्ट मंथ की सेल है। सो 1 महीने के अंदर तो यही वापस आएगी ना, उसको तो ज्यादा समय हो गया। और जिसका भी 1 महीना हुआ है डेट ऑफ परचेज से, उसमें से 8% सेल रिटर्न आ सकती है। तो 60 का 8% हो गया जी 4.8। नाउ द क्वेश्चन इज सर प्रोविजन कितनी बनानी है? बच्चे प्रोविजन बनानी होती है प्रॉफिट की। प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। सवाल कह रहा है कि आपकी टोटल सेल है 400 लाख और कॉस्ट ऑफ सेल है 320 लाख, तो 80 लाख का प्रॉफिट है। तो परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल निकाल लेते हैं। 80 लाख डिवाइडेड बाय 400 लाख इंटू 100, तो ये 20% आएगा। यस, तो 20% प्रोविजन बननी है। 4.8 का 20%, 4.8 का 20% 0.96। अब 1 से 2 महीने में 7% सेल वापस आ सकती है। तो इसका मतलब ये 48 लाख और 60 लाख इन दोनों के 1 से 2 महीने के बीच में ही है। ठीक है ना, क्यूमुलेटिव सेल है ना। सो 1 से 2 महीने के बीच में 48 लाख की सेल और वापस आ सकती है। और टोटल कितनी होगी क्यूमुलेटिव? 108 लाख, जिनको 1 से 2 महीने हुए हैं। ठीक है ना, समझ गए ना, उल्टा चल रहे हैं। सो क्यूमुलेटिव सेल का 7% वापस आ सकता है। सो 108 का 7%, 7.56। तो 7.56 का 20%, 1.152। 7.56 का 20%, 15.152। बिल्कुल ठीक। इसी तरह लास्ट 0 से 1 मंथ, सॉरी ये 1 to 2 था ना, हाँ 2 to 3, इसमें आपकी टोटल जनवरी भी आ गया, क्योंकि इसके भी 3 महीने अभी नहीं हुए, 31 मार्च तक 3 होंगे, तो ये भी वापस आ सकती है। सो ये आ गया आपका 36। ठीक है ना। क्यूमुलेटिव सेल मैंने बहुत जल्दी कराया है, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, ताकि आपको एक बार इसका सोल्यूशन पता लग जाए क्या करना है। तो इसका 6% वापस आ सकता है जी। तो 8.64 का 20%। बाकी मैं इसको क्लास में डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैंने जल्दी से इसका सोल्यूशन दे दिया, बिकॉज सब मांगेंगे कि नया क्वेश्चन है तो आप सोल्यूशन करके दीजिए। ये आंसर है आपका 4.2। सो रेवेन्यू आपका पूरा रिकॉर्ड होगा 144 पे, और ये प्रोविजन बनेगा कितना? 4.2 का। ये करना था। सो इसको लिखना है तो लिख लीजिए। अच्छा, पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है ना, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया। ये रिव्यू वीडियो है, पेपर सॉल्व थोड़ा कर रहे हैं, और रिव्यू वीडियो 1 घंटे का हो गया। पॉज करिए। चलिए, सो जिसने लिखना है आराम से इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, बाकी मैं क्लासेस में इसको डिटेल में चर्चा करूंगा। सो ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो ये ज्यादा बच्चे कर पाए होंगे। हाँ, जिसने क्लास में किया हुआ है उसने जरूर किया होगा, हमने तो नहीं किया हुआ था। आगे 6D ग्रेडेड ऑप्शंस। बच्चे बड़े अच्छे टॉपिक पूछे गए हैं, तभी इसको एवरेज पेपर बोला गया। याद है शेयर स्टॉक ऑप्शंस में मैंने शेयर बेस्ड पेमेंट चैप्टर में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में आपको ग्रेडेड ऑप्शंस कराया था, जहां ऑप्शंस टुकड़ों में वेस्ट होती हैं, और वही पूछ लिया उसने। देखो, तो हमने इस पे 2-3 क्वेश्चन किए थे क्लास में। अब ये क्वेश्चन तो इजी है, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, पर ये आप कर सकते थे, बिकॉज मैंने कराया हुआ था ये क्लास में। सो 600 ऑप्शंस दिया आपने 1000 एम्प्लॉइज को। कॉन्ट्रैक्ट लाइफ 6 साल है, वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, एक्सरसाइज पीरियड भी 3 साल है। ये चाहिए नहीं आपको। एक्सरसाइज प्राइस 100 रुपए, मार्केट प्राइस 100 रुपए। तो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, पर हमें इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा सवाल करना होता है, हमें तो फेयर वैल्यू से करना होता है। एक्सपेक्टेड फॉर फ्यूचर हर साल 3% लोग छोड़ के जाएंगे। ऑप्शन ग्रांटेड वेस्ट अकॉर्डिंग टू ग्रेडेड शेड्यूल 25% एट द एंड ऑफ ईयर 1, 25% ईयर 2, 50% एट ईयर 3। ग्रेडेड ऑप्शंस। You are required to calculate total compensation expense for the options expected to vest, cost and cumulative cost to be recognized at the end of year, assuming that expected forfeiture rate does not change during the vesting period, और intrinsic value दी हुई है 7 रुपए। बेवकूफ, intrinsic value 0 है। This should be fair value, this should be not intrinsic value, so this should be fair value। तो मैं आपको year 1 का आंसर निकलवा देता हूं, बता दूं आपको।
600 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके 3 पार्ट्स कर दिए गए। पहले पार्ट में कितने परसेंट ऑप्शन है? 25%। तो 600 का 25%, 150 ऑप्शंस, 150 ऑप्शंस और 300 ऑप्शंस। 150 का वेस्टिंग पीरियड 1 साल, 150 का वेस्टिंग पीरियड 2 साल, 300 का वेस्टिंग पीरियड 3 साल। ठीक है, तो ईयर 1 का खर्चा हम निकाल रहे हैं। ईयर 1 में कितना खर्चा रिकॉर्ड होगा? 3 किस्तों में होगा। आपके 1000 एम्प्लॉइज हैं, वो कह रहा है जी 3% काम छोड़ के चले जाएंगे, लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड फॉर फ्यूचर रेट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। तो देखो 1000 इंटू 0.97 इंटू 0.97 इंटू 0.97, क्योंकि 3% लोग हर साल काम छोड़ के जाएंगे। एक्सपेक्टेड फॉर फ्यूचर है हर साल का 3%, और वो 3% ही है। इंटू 150 ऑप्शंस इंटू फेयर वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 प्लस वही 1000 एम्प्लॉइज है ये, इंटू 0.97 इंटू 0.97 इंटू 0.97 इंटू 150 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस 1000 इंटू 0.97 इंटू 0.97 इंटू 0.97 इंटू 150 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1। ये पहले साल का खर्चा। दूसरे साल सिर्फ ये वाला खर्चा और ये वाला बुक होगा, ये वाला तो होगा नहीं, और तीसरे साल सिर्फ तीसरा। सो ये मैंने कराया हुआ है, मैंने क्विकली डिस्कस कर दिया कि पहले साल का खर्चा कैसे रिकॉर्ड होना था। क्लियर है? सो वेस्टिंग पीरियड भी 3 साल था, एक्सरसाइज पीरियड हमें कुछ करना नहीं था, हमारे लिए वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, पर ग्रेड 1 का वेस्टिंग पीरियड 1 साल है, ग्रेड 2 का 2 साल है और ग्रेड 3 का 3 साल है। ये सवाल गलत है, क्योंकि तीनों ग्रेड की फेयर वैल्यू अलग अलग होती है। इसने एक ही फेयर वैल्यू दी हुई है बेवकूफ ने। सो ये सवाल होता ही फेयर वैल्यू पे है। एक्चुअली में इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो 0 है, एक्सरसाइज प्राइस और मार्केट प्राइस, पर वो कह रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू 7 है, तो तीनों के लिए 7 ही ले ली हमने। पर ये क्वेश्चन सही नहीं है, बिकॉज तीनों की फेयर वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए, बिकॉज फेयर वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। बट ठीक है, अब जैसा आया है वैसा ही करेंगे। सो उसको कुछ कह नहीं सकते, हमने तीनों जगह 777 ही यूज कर लिया। ये तीसरे में 150 नहीं है, सॉरी माफ करिएगा, तीसरे में 300 ऑप्शंस। ओके, सो न्यू सम तो नहीं था, ये किया हुआ था ग्रेडेड वेस्टिंग क्लास में। हाँ, सब नया था, पर ग्रेडेड वेस्टिंग अपना क्लास में किया हुआ था। आइए जी, ये बच्चे इंटरनल का सम आया है, इसको तो मैं पढ़ूंगा भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बहुत इजी सम आया है। प्रेजेंट होल्डिंग 7.5 लाख शेयर के बदले में नए शेयर मिलेंगे, प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे, डिवेंचर मिलेंगे, गुडविल को राइट ऑफ करना है, प्लांट एंड मशीनरी को कम करना है। ये क्वेश्चन ये भी नया है, न्यू सम है, बट इजी सम है। आप आराम से इस सम को पेपर में क्रैक कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं थी इसमें। सो मिक्स ऑफ सम वेरी गुड क्वेश्चंस, some very easy questions and some fantastic questions like question ये वाला डेफर अच्छा सवाल था ये, आपकी नॉलेज टेस्ट की उसने, नया सम पूछ के। ये वाला तो आउट ऑफ द मून था, 6C। अगर आपने कर लिया बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ से भी सलाम है अगर आपने कर लिया है तो। ये मुश्किल सवाल था, सीए फाइनल से आ गया, ये भी अच्छा था। सो होल्डिंग का सम उन्होंने सीए फाइनल से उठा के डाला। बैंकिंग बहुत ईजी था, होल्डिंग वाला तो चॉइस में छोड़ने वाला क्वेश्चन था। अमेलगामेशन अपडेशन डाल दिया, पार्टनरशिप इजी था, है ना, और बायबैक इजी था। पहले क्वेश्चन में भी कुछ पॉइंट्स अच्छे थे। सो कुछ जैसे AS 18 का था, AS 7 में एक दो बातें नहीं थी। सो दिस इज अ वेरी गुड पेपर, मिक्स पेपर। कोई इतना लेंदी तो नहीं लग रहा, बाकी स्पीड के अकॉर्डिंगली होता है कि किसका पूरा होगा और किसका पूरा नहीं होगा। सो वो एक जनरल डिस्कशन मुश्किल है कि लेंदी था कि नहीं था, पर अच्छा पेपर था, गुड पेपर बनाया, अच्छा पेपर बनाया गया। स्टूडेंट के माइंड को भी टेस्ट किया गया। एवरेज पेपर, ना बहुत मुश्किल ना बहुत इजी। ठीक है, सो आई होप सो जो भी रेलेवेंट बातें थी मैंने चर्चा कर डाली, जो भी नई चीजें आई हैं मैंने सारी चर्चाएं कर दी, जो क्वेश्चन एज इट इज आए हैं हमने वो भी देख लिए, और सबकी बुक में वो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब मिलेंगे FM के पेपर में। बहुत बहुत धन्यवाद।